मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी संजू मैम क्लास 10 एसएससी सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट कर रही थी स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। और इसमें अपन ने पिछले वीडियो में बहुत सारे राजवंश किए और मैंने आपको दक्षिण भारत के जो राजवंश थे चोल पांड्य उनके बारे में बात करनी शुरू की थी। और अपने पिछले वीडियो के अंदर चोल राजाओं के बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया और करना भी था, क्योंकि इस पर अपन के एक निबंधात्मक प्रश्न पक्का आता है चोल साम्राज्य पे। और आपने पढ़ा जब आपको पता भी चला क्या खासियत थी, इस कारण से वो प्रश्न अपने लिए मोस्ट बनता है। उसके बाद में एक प्रश्न आपके निबंधात्मक इस तरीके से भी तैयार होता है कि दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में बताइए। तो उस वक्त आपको चोल, चेर, पांड्य, पल्लव इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो इनके बारे में भी अपन को जानकारी होनी आवश्यक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो पल्लव वंश के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में एक दूसरा वंश चालुक्य वंश दक्षिण भारत के लिए दोनों इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं पल्लव वंश की बात करूं तो पल्लव वंश के सबसे पहले राजा थे सिंहविष्णु और इनका जो क्षेत्र था, जैसे कि मैंने पहले भी भारत के नक्शे के अंदर बताया, दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु के यहाँ के नीचे का जो हिस्सा था यहाँ पे पल्लवों का राज था। स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने भी अपन के पूरी शासन को चारों तरफ फैलाया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ। तो अपन बात करते हैं पल्लव के वंशावली की। तो सबसे पहले सिंहविष्णु जिन्होंने 6वीं सदी के अंदर पल्लव वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में महेंद्र प्रथम, फिर नरसिंहवर्मा प्रथम, उसके बाद में महेंद्रवर्मा सेकंड, उसके बाद में परमेश्वरवर्मा, फिर नरसिंहवर्मा सेकंड, परमेश्वरम, फिर नंदीवर्मा, फिर नंदीवर्मा सेकंड। और अंत में अगर अपन किसी राजा का नाम देखने को मिलता है तो अपराजित, इस तरीके से एक राजाओं के नाम हमें मिलते हैं जो पल्लव वंश के थे। और ये आनुवंशिक ना होकर कई सारे पुत्रों में से जो योग्य होता था उत्तराधिकारी के अनुसार उनको राजा बनाते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे पुत्र नहीं लिखा। इनके बाद जो राजा बने उन्हीं के बारे में बात की, उसमें भी जो महान शासक रहे उनके बारे में मैंने बात की। आगे इसके बारे में बात करें तो इस वंश के राजाओं ने अर्काट, मद्रास, त्रिचनापल्ली, तंजौर ये सारे अपने दक्षिण में तमिलनाडु के क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने शासन किया था। इसके बाद में सिंहविष्णु 6वीं शताब्दी में राजा बना, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये सिंहविष्णु जो संस्थापक था, इसने 6वीं शताब्दी में इस वंश की स्थापना की। इसके बाद आगे देखते हैं महेंद्रवर्मा फर्स्ट, ये 600 से जो है 25 ईस्वी तक ये शासक बने और महान वास्तु निर्माता भी थे। ये बहुत ही सुंदर वास्तु निर्माता थे, यानी जिसको आज वर्तमान में इंजीनियर कहते हैं, अपन आर्किटेक्ट कहते हैं। ये इस तरह के इतने होशियार थे कि ये सुंदर सुंदर मंदिरों के नक्शे बनाकर देना, भवनों के नक्शे बनाकर देना कि इस तरीके से ये चीज बनाओ, इस मामले में ये बहुत ही होशियार है। इसलिए इनको एक महान वास्तुकार भी कहा जाता है इतिहास के अंदर, किसको? महेंद्रवर्मा फर्स्ट को। और इसके बाद में पत्थरों को तराश कर मंदिर बनवाए। अपन ने अब तक ये देखा था कि जो मंदिर बन रहे थे वो गुफाओं को, पहाड़ों को काट कर मंदिर बन रहे थे। और अब जो इन्होंने मंदिर बनवाने की नई शैली प्रारंभ की, उसमें पहाड़ों के पत्थर को काट कर उन्हें तराश कर और फिर मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो इस तरीके से इसीलिए मैंने ये लिखा है पत्थरों को तराश कर, यानी पत्थरों को काट के पहाड़ से अंदर करके, जैसे वर्तमान के अंदर अपन घर बनाते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े आके अपने यहाँ पर, फिर जो कारीगर होता है उसको काट के और इक्वल नाव का चौकोर करके रखता है, फिर जो है घर बनाने का काम शुरू करता है। तो उस समय में ये सबसे पहले काम करने वाले कौन थे? महेंद्रवर्मा फर्स्ट। उससे पहले तो केवल गुफाएं होती थी जिसको तराश कर मंदिर बना दिए जाते थे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसके बाद में महेंद्रवर्मा जो फर्स्ट थे, इन्होंने मत विलास प्रसन्न नाम का नाटक लिखा था। ये आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों।
वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी किताबें, नाटक, लेखकों के नाम बताए, उनकी आप एक लिस्ट बना के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे पर्सनली। मैं देखना चाहती हूँ आप कितनी लगन से काम कर रहे हो, मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको सफलता देगी। तो सबसे जरूरी, क्योंकि आपके एग्जाम में 1-2 किताबें और नाटक के नाम जरूर जरूर पूछे जाते हैं, फिक्स है। तो आपको सारे अब तक के वीडियो में मैंने जितने भी किताबें और नाटक ग्रंथों के नाम और उनके लेखक बताए, वो आप एक लिस्ट बना के एक तरफ लेखक का नाम लिखोगे और एक तरफ उनके ग्रंथ का यानी रचना का नाम लिखोगे, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो किताब हो, पुस्तक हो, जीवनी हो, जो भी हो। तो ये लिस्ट आप बना के आज मुझे सेंड जरूर करेंगे। वीडियो खत्म होते ही आपका सबसे पहला काम यही होगा कि आप एक लिस्ट बनाएंगे और आप मुझे सेंड करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो आपने देखा मत विलास प्रसन्न नाम का एक नाटक है, जिसके लेखक महेंद्र वर्मा थे, जो एक बहुत महान वास्तुकार भी थे। इसके बाद में इनके जो पुत्र हुए वो नरसिंह वर्मा हुए, जो 642 ईस्वी में राजा बने और इन्होंने पुलकेशियन विजय को पराजित कर वातापी पर अधिकार किया। यानी ये पुलकेशियन थे, इनकी राजधानी हुआ करती थी वातापी, इनका क्षेत्र था, इस पर इन्होंने अधिकार किया। किसने? महेंद्र वर्मा के पुत्र नरसिंह वर्मा ने। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी, जब किसी दूसरे क्षेत्र पर अधिकार करते हैं, उस क्षेत्र को जीतते हैं, तो उनके साम्राज्य का विस्तार होता है, सीमाओं का विस्तार होता है, धन बढ़ता है, उस खजाने में धन आता है, कर आय बढ़ती है, साम्राज्यों का क्षेत्र बढ़ता है। तो इस तरीके से इनके पुत्र ने उनके पुलकेशियन को हरा के वातापी पे भी अधिकार किया। वातापी भी यहाँ दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु के अंदर ही। उसके बाद में चालुक्य राजा विक्रमादित्य जो थे फर्स्ट, इन्होंने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को हराया और कांची पर अधिकार कर लिया। कांची इनकी राजधानी हुआ करती थी। परमेश्वर वर्मा जो थे ये पल्लव राजा थे और इन्होंने जो है चालुक्य राजा विक्रमादित्य फर्स्ट थे, उनको हराया। देखो बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि बार-बार क्यों बताया जा रहा है कि इसने इसको हराया, इससे ये लड़ा, इससे वो लड़ा। ये हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कौन सा राजा शक्तिशाली था और कौन सा राजा अपने जो राज्य क्षेत्र है उसकी सीमाओं को आगे लेके गया, कहाँ इनका शासन था, कितने शक्तिशाली थे। यानी जितने बड़े क्षेत्र पे इनका अधिकार होगा और उतना ही बड़ा इनका साम्राज्य होगा। तो इस तरीके से जो है इन्होंने परमेश्वर वर्मा को हराकर कांची पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद अगर अपन आगे इनकी बात करें तो पल्लवों ने महाबलीपुरम या फिर महाबलीपुरम, वर्तमान के अंदर महाबलीपुरम नाम आपने कई सारे पिक्चरों में देखे होंगे। महाबलीपुरम नाम आता है, ये दक्षिण भारत के अंदर एक स्थान है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर बने हुए हैं। और अगर मैं विशेष मंदिर की बात करूं 5 रत्न मंदिरों की, तो इनके भी निर्माण इन पल्लवों ने करवाए। 5 रत्न मंदिर बच्चों, आपने 5 रत्न मंदिरों में से एक मंदिर की फोटो, इन 5 रत्न मंदिरों का एक पोज है, जो अपन के जो भारत के अपने देश के जो नए नोट छपे उसमें 50 रुपए के नोट के ऊपर भी आपको उसकी एक फोटो नजर आएगी, जो एक ही पहाड़ को तराश कर उस मंदिर के जैसा निर्माण किया है। और रत्न मंदिर इसलिए कह रहे हैं कि दूर से देखने पे वो ऐसा लगता है जैसे पहिए हैं नीचे और ऊपर मंदिर बना हुआ है। ये चित्र आप बहुत आसानी से अपने जो अभी 50 रुपए का नोट है वो आप बिल्कुल देखे निकाल के, उसके ऊपर आपको एक रथ का चित्र नजर आएगा। एक्चुअली में वो रथ नहीं है, वो एक रथ मंदिर है। एक ही पहाड़ी को तराश कर वो मंदिर बनाए गए, नीचे रथ के पहिए लगाए गए, खोद के तराश के और अंदर मूर्तियां बनाई गई। और ये मंदिर है किसके? ये कृष्ण
जो मंदिर कहलाते हैं उसमें से एक कृष्ण का भी मंदिर है। और इस तरीके से आप देख सकते हो 5 रथ मंदिर, इसको वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर भी शामिल किया गया है और इसीलिए इसको अपने 50 रुपए के नोट के ऊपर स्थान मिला। और देखने में ये बड़े खूबसूरत एक ही चट्टान को तराश कर मंदिर बनाया गया, इसलिए ये महाबलीपुरम या फिर महाबलीपुरम के मंदिर भी कहलाता है। और इसी चट्टान को तराश कर ही मूर्ति भी बनाई गई, यानी कोई भी अलग से टुकड़ा पत्थर का ना लगा के एक ही पत्थर से मंदिर भी बना दिया, मूर्तियां भी बना दी। तो ये इसकी खासियत है। और ये लोग बच्चों शिव और विष्णु के उपासक थे, यानी यहाँ पर मैंने अभी भी आपको बताया इन्होंने जो है कृष्ण का भी मंदिर बनाया। और पहले हमने देखा दक्षिण भारत में शिव की आराधना भी बहुत करते थे, जो मैंने आपको द्रविड़ शैली के मंदिर भी बताए थे। तो शिव और विष्णु दक्षिण भारत के अंदर शिव और विष्णु के उपासक हैं। और आज भी अगर आप जाओ तो यहाँ तो आपको विष्णु का मंदिर मिलेगा या फिर आपको शिव का मंदिर मिलेगा। तो दक्षिण भारत में शिव और विष्णु के उपासक आज भी बहुत ज्यादा है, उस वक्त भी बहुत ज्यादा थे। बच्चों यहाँ तक अपन ने देखा कि जो ये पल्लव वंश थे, पल्लव जो थे दक्षिण भारत के इनका अधिकार था और तमिलनाडु जहाँ पर कहते हैं वहां पे इनका राजवंश था, इनकी भाषा भी तमिल थी। अब मैं आपको एक नए राजवंश चालुक्य वंश जिसका अपन स्थान देख सकते हैं, जो महाराष्ट्र है उसका दक्षिणी भाग और कर्नाटक वाला हिस्सा, तो ये वाला जो हिस्सा अपन के ये अपन के चालुक्य राजाओं का स्थान था। और वातापी के चालुक्य इस नाम से ये काफी फेमस हुए थे और यहीं पर वातापी भी आया हुआ है। अब अपन एक नए राजवंश चालुक्य वंश की बात करते हैं और ये 550 से लेकर 757 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। अगर मैं इस चालुक्य वंश के अंदर सबसे पहले शासक की बात करूं तो वो थे पुलकेशिन फर्स्ट, इन्होंने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में कीर्तिवर्मा फर्स्ट, फिर मंगलेश, उसके बाद में पुलकेशिन द्वितीय, फिर विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकंड और फिर विक्रमादित्य सिक्स्थ है, जिसको इतिहास में विक्रांत के नाम से भी जाना गया। तो आज अपन अब पुलकेशिन जो है ये संस्थापक कहलाते हैं और ये इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अश्वमेध यज्ञ की चर्चा अपन ने पिछले कई सारे वीडियो में कर दी थी और आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि अश्वमेध यज्ञ क्या है। बच्चों याद करने का बहुत सिंपल तरीका, अश्वमेध जैसे नाम होता है, अश्व देखते याद आ जाना चाहिए घोड़ा, और घोड़ा देखते याद आ जाना चाहिए कि राजा घोड़ा छोड़ते थे, बिना युद्ध किए एक विशाल साम्राज्य पे अधिकार कर लेते थे। तो ये शानदार एक तरीका था अपने साम्राज्य को फैलाने का। और सब जितना प्रतापी राजा होता था, बड़ा राजा होता था, वही अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य रखता था, क्योंकि बहुत खर्चा भी आता था, बहुत दान पुण्य भी करते थे। और एक शक्तिशाली राजा से डरने के बाद में राजा के घोड़े को स्वतंत्र जाने दिया जाता था। तो इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया। उसके बाद में पुलकेशिन द्वितीय हुए, ये भी प्रमुख राजा हुए जो 608 ईस्वी में हुए और इन्होंने अपने राज्य का विस्तार नर्मदा नदी, मैंने आपको यहाँ पे बताया रखा है, नर्मदा नदी से लेकर कावेरी नदी तक जो है, दक्षिण में कावेरी नीचे की तरफ आई हुई बच्चों, ये नर्मदा है, यहाँ कृष्णा है, यहाँ पे कावेरी है, यहाँ इधर से कृष्णा आती है, इधर कावेरी नदी है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण यानी नर्मदा से लेकर कावेरी नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इतना शक्तिशाली होते हुए भी ये पल्लव राजा थे नरसिंहवर्मा से पराजित हुए। पल्लवों की अपन ने भी बात की और ये नरसिंहवर्मा अपन ने यहाँ पर देखे, तो ये नरसिंहवर्मा जो थे इनसे ये पराजित हो गए। इसके बाद में अगर हम बात करें विक्रमादित्य सेकंड जो हुए, इनका शासनकाल 973 ईस्वी के समय रहा और राष्ट्रकूट नरेश को हराकर इन्होंने कल्याणी पर अधिकार किया। कल्याणी इनका राजधानी क्षेत्र था और अगर राजधानी क्षेत्र को जीत लिया तो समझ लो बाकी साम्राज्य को भी जीता माना जाता था। तो इस तरीके से जो है विक्रमादित्य सेकंड जो हुए, इन्होंने कल्याणी पर अधिकार किया और उसके बाद में नए चालुक्य राज्य की स्थापना की, यानी उससे पहले
इनको इतिहास में विक्रांत कहकर पुकारा गया। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। तो विक्रांत जो थे, इन्होंने कवि विल्लन को संरक्षण दिया। देखो, एक तो अपन ने कवि कल्हण पढ़ा था, ठीक है, कल्हण जो मौर्य के समय हुए थे, और यहाँ पे अपन विल्लन पढ़ रहे हैं। विल्लन कब हुए थे? चालुक्यों के समय। और इन्होंने जो है कौन सा ग्रंथ लिखा? विक्रांत देव चरित्र, यानी ये विक्रमादित्य षष्ठ हुए थे, जो विक्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके जीवनी के ऊपर ये चरित्र लिखा गया, यानी विक्रांत देव चरित्र। इस पुस्तक नाम से भी हमको पता चल रहा है कि विक्रांत जो राजा है, इसके चरित्र के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे भी आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, विक्रांत देव चरित्र के लेखक कौन है? तो आपको विल्लन लिखना है। तो यहाँ पे आपका मोस्ट क्वेश्चन एक और तैयार हो गया। तो इस तरीके से अपन ने देखा है कि चालुक्य वंश के अंदर कैसे कैसे प्रतापी राजा हुए। चालुक्य वंश को थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये देखो बच्चों, विक्रमादित्य षष्ठ जो थे, विक्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुए, और उन्होंने कवि विल्लन को संरक्षण दिया था, और इसने विक्रांत चरित्र नाम का ग्रंथ लिखा था। और इसके आगे मैं आगे बात करूं तो ये वातापी और कल्याणी मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तमिलनाडु के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर वातापी भी आया हुआ है और कल्याणी भी आया हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से इन्होंने वातापी पे अधिकार किया, कल्याणी पे अधिकार किया। उसके बाद में इनके जो चालुक्य नरेश यानी बच्चों आपको पता है, नरेश मतलब राजा। नरेश जो हुए ये हिंदू होते हुए भी इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को महत्व दिया। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि दक्षिण भारत के अंदर, तमिलनाडु के अंदर की बात करें तो यहाँ शिव और विष्णु के उपासक थे। आपने नीचे की क्लासों में यानी 7th क्लास की किताब के अंदर आपने ये देखा था कि जो दक्षिण भारत के अंदर जो शिव के उपासक थे वो नैनार कहलाते थे, और जो विष्णु के उपासक थे वो नैनार और कहलाते थे। उसके बाद में अपन ने देखा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी इन्होंने महत्व दिया, यानी इस धर्म को भी अपने मंदिर बनवाने के लिए और अपने पूजा पाठ करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी, और इनको दान पुण्य में भी धन देते थे। और इसके अलावा नैनार और अलवार जो थे, यानी शिव और विष्णु के भक्त, नैनार शिव के भक्त, अलवार विष्णु के भक्त, ये लोग भी अपने मंदिर वगैरह निर्मित करते थे, पूजा पाठ करते थे। इसके अलावा जैन धर्म और मानने में भी पाबंदी नहीं थी, उनको भी जो है दान दक्षिणा देते थे, भूमि देते थे, अपने धर्म का पालन करने की पूरी छूट दी हुई थी और उनका सम्मान करते थे। उसके बाद में अगर अपन देखें, यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है जो आपके एग्जाम के अंदर आता है कि विज्ञानेश्वर ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मिताक्षरा, बहुत ही दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध किताब है या ग्रंथ कह सकते हैं अपन इसको। आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले कहा था कि अभी वीडियो खत्म होने के साथ ही आप आज तक के सारे वीडियो में से जितने भी मैंने ग्रंथ बताए हैं उनके एक तरफ लेकर और एक तरफ उनके ग्रंथों के नाम आप लिस्ट बनाकर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। तो एक नया ग्रंथ उसमें और जुड़ेगा, विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया मिताक्षरा। इसके साथ में एक ग्रंथ का नाम और बता रहा है, याज्ञवल्क्य स्मृति। इस ग्रंथ की भी इन्होंने व्याख्या की थी। व्याख्या करना मतलब ये लिखा गया था, इसको सरल भाषा के अंदर वापस पुनः लिखने का कार्य किया था किसने? विज्ञानेश्वर ने। और देखो बच्चों, अगर मैं वापस मिताक्षरा ग्रंथ की बात करूं तो मिताक्षरा जो ग्रंथ है इसको हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। यानी वर्तमान के अंदर जो हिंदू धर्म है अपना, इसके अंदर जो नियम कानून बना है, जैसे अपन कहते हैं यहाँ पे रिवाज ऐसा नहीं होता है, हिंदू धर्म का रिवाज है इस तरीके से विवाह होता है, हिंदू धर्म का रिवाज है इस तरीके से पूजा पद्धति हो, चाहे समाज के नियम हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे रीति रिवाज हो, या हिंदू
बातें लिखी हुई है जिनको आज तक हिंदू धर्म के लोग मानते चले हैं, इसलिए ये एक बहुत ही ज्यादा खास ग्रंथ हो जाता है। अब मैं बच्चों वापस पल्लवों के बारे में आपको रिवीजन करवा दूं। तो जो पल्लव है तमिलनाडु का जो क्षेत्र है अपने इधर के क्षेत्र के अंदर, जिसको वर्तमान में अपन चेन्नई कहते हैं, यहाँ पे इनका शासन था। पुलकेशिन जो है इन्होंने इसकी स्थापना की, अश्वमेध यज्ञ किया, यानी अपने राज्य का विस्तार किया बिना हिंसा के। इसके बाद में पुलकेशिन द्वितीय जो है इसने अपने साम्राज्य का विस्तार नर्मदा नदी से दक्षिण में कावेरी नदी तक किया, फैलाया। उसके बाद में विक्रमादित्य जो सेकंड थे, इन्होंने राष्ट्र जो है कल्याणी पर अधिकार कर लिया और एक नए राजवंश का जो है शासन यहाँ पर स्थापित किया। इसके बाद में अगर अपन बात करें विक्रमादित्य षष्ठ जो हुए थे, जो विक्रांत नाम से जाने गए थे, इन्होंने विलियम जो खास नाम आता है इनको संरक्षण दिया था, यानी अपने दरबार में सम्मान के साथ रखा था। और इन्होंने इनके जीवन चरित्र के ऊपर यानी जीवनी बायोग्राफी कह सकते हैं पर लिखी, जिसका नाम था विक्रांत देव चरित्र, जो आपके लिए एक परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में मैंने आपको वातापी और कल्याणी के चालुक्य नरेश हिंदू होते हुए भी बहुत ज्यादा आपको महत्व दिया, ये बताया। वातापी और कल्याणी मैंने आपको बताया था, वर्तमान में जो चेन्नई है उसका तमिलनाडु है, वहां पर ही है। और चालुक्य तो इतिहास में प्रसिद्ध वातापी के चालुक्य के नाम से जाने गए थे। इसके बाद में अगर अपन देखें तो विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा जो ग्रंथ है, जो वर्तमान के हिंदू धर्म कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दो महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम बताए, एक तो विक्रांत देव चरित्र और दूसरा मिताक्षरा जो विज्ञानेश्वर ने लिखा। तो ये आपको नाम याद हो जाने चाहिए और आप मेरी कई बात जरूर मानेंगे, मुझे पूरा यकीन है। आप अभी वीडियो यहाँ पर मैं समाप्त करने वाली हूँ। आपको अभी तक के वीडियो की पूरी जो लेखकों की और ग्रंथों की लिस्ट बना के मुझे जल्दी से जल्दी सेंड करो, ताकि मुझे पता चले आप कितना ध्यान देके पढ़ रहे हो और आपके परीक्षा के अंदर जो है ग्रंथ से संबंधित जो क्वेश्चन आने वाला है 100% करेक्ट हो जाए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से यहाँ तक अपन ने ये दक्षिण भारत के राजवंश पूरे किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो विदेशी जातियां अपन के देश में आई थी, आक्रमण किए थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्व पश्चिम पूरे भारत के अंदर राजवंश है, इनके ऊपर कैसे आक्रमण करके विदेशी आक्रांता आए और उनकी शक्ति को समाप्त कर दे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करो, लाइक करो और बार बार रिपीट करके देखो, ताकि ये दक्षिण भारत के टॉपिक आपके कंप्लीटली हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।